Hello, my lovely student. Hello, my all viewer. फ्रेजल और इडियम्स की इस अगली कड़ी में फटाफट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अब हमें पढ़ना है कि इडियम्स और फ्रेजेस है क्या एक्चुअली और हम कैसे इसको समझेंगे। तो कम विद मी, जॉइन विद मी इमीडिएटली एवरीवन और जुड़ जाइए मेरे साथ। कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स पता होने बहुत जरूरी है। पहले रूल्स पढ़ेंगे और फिर हम और फ्रेजेस और इडियम्स बनाएंगे। ओके, प्लीज कम ऑन एवरीवन। देखिए फ्रेजेस है क्या। सबसे पहले ये पता करना कि फ्रेजेस क्या है और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रेजेस है या फिर इडियम्स। किसी भी सेंटेंस में आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि फ्रेजेस है क्या एक्चुअली। तो फ्रेजेस कुछ ऐसे वाक्य यानी सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में कैसे हैं, कंप्लीट सेंस में नहीं है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है? एक ग्रुप है किसका? वर्ड्स का एक ग्रुप है which marks incomplete sentences is called phrases। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जिसका मीनिंग खुद में कंप्लीट नहीं है, वो अपने आप को अपने सेंस से डिफाइन नहीं कर सकता है। कोई ऐसा सेंटेंस जिसको है तो वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कई सारे वर्ड्स हैं। देखिए सेंटेंस और ग्रुप में पहले तो सेंटेंस और वर्ड के बीच का डिफरेंस समझिएगा यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड मिलके एक साथ आ रहे हैं और एक इनकम्प्लीट सेंस बना रहे हैं, उसको क्या बोला है? फ्रेजेस बोला है। तो आई होप कि पहली चीज आपको समझ आई कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, अपने आप में वो एक इनकम्प्लीट मैसेज दे रहा है, वो कंप्लीट नहीं है, एक पूरा सेंटेंस नहीं है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फ्रेजेस है। आगे देखेंगे, a phrases is a part of a sentence। phrases क्या है? एक पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। दूसरा क्या बोल रहा है? आई एम वेरी फोर्सफुली, यहाँ पे देखिए कि फोर्सफुली बोल रही हूँ आपसे कि ये फ्रेजेस पार्ट ऑफ सेंटेंस है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। उस कंडीशन में आप इसको फ्रेजेस बोल रहे हैं। इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस है बट इनकम्प्लीट है। ये तो काफी कंफ्यूजन लग रहा है। तो आइए थर्ड पे देखते हैं। थर्ड पॉइंट आपको बहुत आराम से क्लियर करेगा कि व्हाट इज फ्रेजेस। अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। क्या बता रहा है यहाँ पे? थर्ड आपको पॉइंट नंबर 3 कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो फ्रेजेस हैं इनके पास ना तो अपना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही इनमें वर्ब प्रेजेंट होते हैं। और हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा है अभी तक, क्या सुना है कि जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस तब बनता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ फ्रेज कैसे बना? तो फ्रेज बना कैसे? अपने आप में इनकम्प्लीट था, फिर भी वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक पार्ट है उस सेंटेंस का जिसके पास ना तो अपना सब्जेक्ट है और ना ही उसके पास अपना खुद का वर्ब है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे मेरे साथ कि एग्जांपल्स आपको क्या डिफाइन करते हैं, और एग्जांपल्स सबसे इजी ट्रिक होते हैं। पहले समझिए, देन क्वेश्चन बैंक्स को उठाइए, आगे के वीडियोस में मेरे साथ कनेक्ट रहिए। पीछे 2 वीडियोस आपको मिल चुके हैं, उनको स्क्रॉल करके ध्यान से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी बार वापस से देखिए, देन आप प्रैक्टिस करिए। देखिए रिजल्ट तो आप क्रैक कर ही दोगे। बस जुड़े रहो। देखो फ्रेजेस बहुत बहुत आप कई बार हमसे कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार हम पेपर करते करते ओह समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या है। अब ये गलतियां नहीं होंगी क्योंकि आपके पास क्या है, इनके रूल्स पता है। ओके, जैसे आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो ना,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट चलूंगा तो एक्सीडेंट कम होगा कि राइट चलूंगा तो एक्सीडेंट कम होगा। तो आपको रूल्स का पता होना, और रूल्स के वीडियो प्लीज आप लोग स्किप मत किया करिए, अदरवाइज फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होता। बहुत कोशिश करती हूँ मैं आपके लिए, और लाइक करते रहिए प्लीज आप लोग, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, रोकेंगे नहीं। देखिए एग्जांपल्स, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, लेकिन इसमें अगर इस पूरे सेंटेंस को बना रहे तो हमें पता चल रहा है कि फ्रेजेस है। अगर हमें ढूंढना है कि फ्रेज कहाँ है, तो मैं इस आगे वाले सेंटेंस को रब कर दूं तो प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, तो यहाँ पे फॉर अ व्हाइल क्या हुआ, फ्रेज। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए आप लोग पहले, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसको रब किया फर्स्ट सेंटेंस में, आगे के सेंटेंस को मैंने रब किया, तो मेरे पास फाइंड आउट क्या हो गया यहाँ पे, फ्रेज। और क्या इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट है? अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट नहीं है, इट मीन दैट क्या इस एक सेंटेंस के पास अपना खुद का सब्जेक्ट है? नहीं है कोई सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट भी नहीं है और यहाँ पे वर्ब भी नहीं है, मैंने इन दो चीजों को आपको बताया कि अगर ये दो चीजें आपके पास है, किसी भी वर्ब या सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे ना तो हमारे पास वर्ब मिला है और ना ही हमें सब्जेक्ट मिला है, तो ये फ्रेज हुआ। इसी तरह सेकंड का एग्जांपल देखिए, शी वॉक्ड अलोंग द रोड। शी वॉक्ड अलोंग द रोड मींस यहाँ पे ये एक सेंटेंस क्लियरली मेक-ओवर हो रहा है, लेकिन अगर वापस से फिर मैं आगे के इस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को रब कर दिया मैंने, दैट्स इट। अलोंग द रोड, ये आपके पास क्या आ गया, फ्रेज आ गया। फ्रेज क्यों आया? क्योंकि इसके पास भी एज इट इज ना तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है यहाँ और ना ही वर्ब प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में अलोंग द रोड। तो आपको सबसे पहले उस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ना है या उस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है कि वहां पे फ्रेज प्रेजेंट का है। जब आप फ्रेज ढूंढेंगे, अच्छे से स्क्रॉल करेंगे और क्वेश्चन को देखिए, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज, एक एज अ स्टूडेंट जब मैं इसको सोचती हूँ, तो मैंने देखा कि मैं जब भी खुद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करती हूँ, ये बहुत ही शेयर करने वाली चीज है, तो मैं आप सबके साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ ना, तो यकीन मानिए मैं सिर्फ एक बार पढ़कर नहीं आंसर कर पाई कभी भी, और मैंने कभी ये गलती की भी नहीं। हर बार मैंने अपने रिजल्ट्स क्रैक किए, दैट्स व्हाई कि मैं बहुत अच्छे से पहले मैं वर्बली उस क्वेश्चन को पढ़ती थी और देन रिपीटेड मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और फिर मैंने आंसर किए, तो मुझसे मेरे आंसर हर बार सही हुए। तो ये एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखोगे कि क्वेश्चंस हमेशा हिंट देते हैं। दुनिया का कोई भी पेपर क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको एक हिंट देता है। थर्ड एग्जांपल देखिए, इट हैज बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट हैज बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर यहाँ पे हमें फ्रेजेस ढूंढना है, इट हैज बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से कर रहा है वो, तो यहाँ से फिर मैंने आगे इसको रब किया और दैट मेरे पास क्या आ गया, फिर से फ्रेज आ गया। तो आई थॉट कि यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर पाई हूँ कि किसी भी फ्रेज में क्या दो चीज नहीं मिल रही है मेरे को, जो सेंटेंस में होगी लेकिन फ्रेज के पास नहीं होगी, तो इट्स मीन कि इसके पास ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। इस कंडीशन में ये अपने आप को प्रूव कर रहा है कि ये एक फ्रेज है। तो इस तरीके से आप लोग पेपर में बाकी और भी एग्जांपल देखिए, एक और वन मोर देखेंगे। The dog is sleeping under the table। यहाँ पे मैं कैट बोल सकती हूँ, रैट बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। The dog is sleeping
आपको पता चल गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर फ्रेज समझ आ गया तो यकीन मानिए इसके बाद ईडम्स आपकी मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। फ्रेज अपने आप में एक ग्रुप है, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो बनता तो सेंटेंस ही है, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब हम उसमें कुछ जोड़ते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। यानी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में कुछ मोर देन पार्ट जोड़ने के बाद ही तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रेज इज प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट्स मीन फ्रेज है। अगर फ्रेज आपको समझ आ गया है तो आगे हम लोग इडियम्स पे बढ़ेंगे और आई होप कि इस पे आप लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करोगे कुछ, और कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट आप लोग लिख के देंगे कि कितने फ्रेजेस आपसे हुए हैं। अगर मैं इस सीरीज में हिट कर रहे हो ना तो लाइक करते रहिएगा, वीडियो रोकिएगा नहीं। अब हम आगे इडियम्स पढ़ेंगे और इसे काफी ब्रीफ में देखेंगे कि आपसे इडियम और फ्रेजेस के बीच के डिफरेंस बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा इस एक वीडियो के बाद। तो करके देखेंगे इडियम्स कहते किनको है? जो बहुत मुहावरे होते हैं ना, हम लोग यूज करते हैं रोजमर्रा। आप सबने सुना है कि मुहावरों का यूज होता है, उसे इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। और फ्रेजेस और इडियम्स के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, लेकिन अब नहीं होंगे। आई होप मैंने बड़ी कोशिश की है। लाइक करते रहिएगा वीडियो को। देखिए इडियम्स क्या है? इडियम्स एंड इडियम इज phrases। क्या है इडियम्स? एक फ्रेज है that does not have a literal meaning। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन इनकी लिटरल मीनिंग नहीं होते हैं, यानी जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, जो लिखा है वो नहीं है। That cannot be understood। उसको हम उसके शब्दों को पढ़कर नहीं समझ सकते। The form of meaning it's individual word। इसको समझेगा, कितना लोग को लिटरल का मतलब समझ आए, कितना को नहीं। लिटरल का मतलब होता है किसी भी शब्द को, लिटरल का मीन होता है किसी भी शब्द को जैसा लिखा गया है उसका सेम टू सेम अगर मीनिंग निकल रहा है, उसका अर्थ सेम है। मान लीजिए मैंने यहाँ डॉग लिखा तो इसका मतलब डॉग ही होना चाहिए। कैट लिखा तो कैट ही होना चाहिए ना। तो ये तो हो गया, अगर कैट का मीनिंग कैट हुआ तो लिटरल होगा, यानी शब्द का अर्थ वही है जो कह रहा है। लेकिन ये तो भूल भुलैया टाइप का है कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं। करके देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिटरल का मीनिंग उसके शाब्दिक अर्थ से है, यानी हर फ्रेजेस जो है वो लिटरल होते हैं कहीं, लेकिन जो इडियम्स है, जो मुहावरे हैं, वो लिटरल मीनिंग में नहीं होते हैं। उन्हें इंडिविजुअल उनकी वर्ड से नहीं पहचाना जा सकता, बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा सकता। तो फिर पहचानेंगे कैसे? इनको यूज करके देखिए। एक एग्जांपल, कैट एंड डॉग्स कांट बी फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है इस सेंटेंस पे? जरा देखिए तो, कैट एंड डॉग दोस्त नहीं हो सकते। इसका मीनिंग कि जो लिख रहा है वही तो है, कुत्ते का मतलब कुत्ता और बिल्ली का मतलब बिल्ली है ना। तो यहाँ पे कुत्ते और बिल्लियां दोस्त नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। ओके, और हमारे क्या इंडियन मूवी हो, मुझे याद है एक बहुत बढ़िया से डायलॉग, ये लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो दैट मीनिंग लिटरल हुआ ना, वहां पे लिटरल मीनिंग। हाँ, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। The scene here कि cats and dogs cannot be friends। जब कुत्ते बिल्लियां दोस्त नहीं हो सकते, इट्स मीन द वेरी क्लियर यहाँ पे लिटरल है, जो लिख रहा है इसका मीनिंग वही है। अब देखिए मुहावरे की फॉर्म में देखेंगे, यानी इडियम्स देखने वाले हैं।
It is a raining cat and dogs. Oh my God! इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है? कभी सुना है क्या? हो सकती है क्या? भैया आप लोग तो 21st सेंचुरी के बाद वाले फटाफट बोल रहे हैं, मैम कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है. Not yet. कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है ऐसे ही बोलोगे तो फनी हो जाएगा, बहुत मजाकिया सा लगता है. यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो लिखा है उसका मीनिंग वही नहीं है. तो फिर मीनिंग क्या है? ये अपने आप पे एक इम्प्लाइड मीनिंग है, यानी जो दिख रहा है वो है नहीं. तो ये क्या होगा? ये इडियम्स होगा. इसका मीनिंग जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में. वैसे आप लोग मुझे लिखो कि इसका मीनिंग क्या होता है, आगे अभी और पूछने वाली हूं मैं. इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग. क्या हो सकती है? नहीं. तो फिर इसे यूज कहाँ करते हैं जरा बताओ? जब कभी बहुत हाई रेनिंग होती है, बहुत हाई रेनिंग हो रही है, वहां पे हम लोग हैवी या बहुत तेजी से बारिश, लगातार बारिश हो रही है, कई घंटे बारिश हो रही है और झमाझम वाली मूसलाधार बारिश जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ पे एक क्या है, ये अपने आप को एक इंडिकेटर कर रहा है. किसके लिए यूज किया है? हैवी रेनिंग के लिए. हैवी रेनिंग जब भी हो रही है, हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हैवी रेनिंग है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं अकेले आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना या लगातार बारिश होना. इसका मीन होता है इट इज अ रेनिंग कैट एंड डॉग्स. तो क्या हम इसके लिटरल मीनिंग से इसका मीनिंग निकाल पाए? बिल्कुल नहीं. और करके देखेंगे कि अब हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे कि इडियम्स और फ्रेजेस इक्वल हैं. पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक का बटन फटाफट दबाते रहे. अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा भी आपको कनेक्ट कर रहा है तो प्लीज लाइक करते रहेंगे. आप लोग के लाइक, आप लोग के कमेंट, ओ माय गॉड व्हाट अ गिवन. आप मुझे इतनी एनर्जी देते हो आपके कुछ कमेंट कि बस दिल करता है फटाफट अगला वीडियो रिकॉर्ड कर दो. मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो व्हाई नॉट, चलेगा. काम विद मी, कम ऑन एवरीवन. ऑल इडियम्स आर फ्रेजेस. क्या बोल रहा है कि सभी इडियम्स को फ्रेजेस हो सकते हैं. ये क्या कंफ्यूजन है? बट नॉट ऑल फ्रेजेस आर इडियम. लेकिन सभी फ्रेजेस इडियम्स नहीं हो सकते. यानी इससे एक चीज तो कंफर्म, आपको एक इंफॉर्मेशन तो कंफर्म मिल रही है ना कि इडियम्स भी क्या है? फ्रेजेस है. कहीं ना कहीं जितने भी इडियम्स है वो फ्रेजेस हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्रेजेस इडियम्स नहीं हो सकते. गेटिंग? पहला जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, ऑल इडियम आर फ्रेजेस but not all phrases are idioms. लेकिन सभी phrases idioms नहीं हो सकते. phrases idiom क्यों नहीं हो सकते? मैंने बताया था कई बार ये literal भी हो रहे हैं phrases और कई बार incomplete है. देखिए all phrases can, next पे ध्यान देंगे आप लोग, all phrases can have been literal and implied meaning. इसका मीन आउट कि अपने आप में एक लिटरल मीनिंग को प्रेजेंट करता है, जैसा दिख रहा है वैसा ही मीनिंग है, और कई बार वो इम्प्लॉइड है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते. उसके एक वर्ड से, जो वर्ड लिखा हुआ है, केवल उससे नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि वो जब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से मिलेगा और मोर देन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस उसमें ऐड ऑन होंगे तो वो फ्रेज कंप्लीट होगा. अभी मैंने जस्ट आपको यही बताया था. तो यहाँ पे दो चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म हो गई है. पहला, सभी इडियम्स फ्रेजेस हो सकते हैं, लेकिन सभी फ्रेजेस इडियम्स नहीं हो सकते हैं. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इडियम्स भी फ्रेजेस हैं, लेकिन फ्रेजेस हमेशा इडियम्स नहीं होंगे. फ्रेजेस डिफरेंस हो सकते हैं, कई बार लिटरल हो सकते हैं, कई बार implied meanings होते हैं. देखिए, but and items has been only an implied meaning.
ये सबसे बड़े, यहाँ पे कटप्पा और बाहुबली जितना लोग देखे है ना, यहाँ पे कटप्पा कौन बन के खड़ा है भैया, कि मुहावरे कई बार ऐसे होते हैं कि वो दिख तो कुछ और रहे हैं लेकिन उनका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, और यही गलती हमसे एग्जाम के पेपर में हो जाती है। और सेटर देखिए आपके ब्रेन से ही खेलने का काम करेंगे। जितने भी सेटर होते हैं, चाहे वो किसी सिविल्स के हो, सीजीएल के हो, या फिर एसएससी के किसी एग्जाम के हो, या वनडे बैंकिंग के हो, या रेलवे के हो, सेटर हमेशा बच्चे या स्टूडेंट की उस गलती से ही गेम खेलता है कि वो गलती करेगा कहाँ, तो अब नहीं करनी है। जैसे ही आपको ये समझ आ जाए कि इडियम्स यानी मुहावरे इन इम्प्लॉय मीनिंग नहीं होते, उनको जैसा दिख रहे वो वैसे नहीं है। चलिए एक एग्जांपल आप लोग फटाफट मुझे कमेंट में लिखिए। तो वंस इन अ ब्लू मून बड़ा पॉपुलर है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग सबने सुना है, और जिसने पहले कमेंट में लिखा ट्रस्ट मी बड़ा वाला थैंक यू, आपकी तरफ से आना चाहिए। वैसे पता सबको है इसका मीनिंग, मैं बताऊंगी नहीं, आपके लिए ये एक क्लू कि आप सबको पता है। कई बार तो दिल करता है, कई बार दिख जाता तो कितना अच्छा होता, बट दिखता नहीं है, एक ही बार दिखता है साल में। तो चलिए आप इसका मीनिंग बताएंगे मुझे कि इसका मीनिंग क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे आना चाहिए। ये ब्रेक अ लेग, अब ऐसे अगर ब्रेक अ लेग का लिटरल मीनिंग देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। टांग तोड़ दो, ये टूटी हुई टांग होते है क्या, इसका मीन इडियम्स में भाग्य तुम्हारे साथ हो, एक गुड लक है, एक विश है, एक खुशी जाहिर होती है जिसको आप बहुत आराम से किसी के लिए प्रेयर करते हैं, और तब आप बोलते हैं ब्रेक अ लेग। इस बार जब भी तुम एग्जाम दो ना, ब्रेक अ लेग फॉर माई साइड, मैंने अपनी तरफ से अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे स्टूडेंट को जो मुझे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, ब्रेक अ लेग, कीप इट अप। यहाँ पर आप लोग हैवी रनिंग वहां दिख नहीं रहा था, मैंने वीडियो चेक किया है, तो जब भी कभी भी हैवी रनिंग होगी यहाँ पे उसके लिए हम लोग ये इडियम्स यूज कर रहे हैं। इट इज द रेनिंग कैट एंड डॉग, बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम लोग हैवी रेनिंग यूज करेंगे, यानी झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां पे बोल रहे हैं हैवी रेनिंग, और ऐसी ही इडियम्स को यूज करना है। और इस एक का आप सबके सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, और अगर आप इसको फटाफट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस ऐसे ही कुछ और इडियम्स, कुछ और फ्रेजेस और अगली वीडियोस में आपकी क्वेश्चंस बैंक के डायरेक्टली मैं कोशिश कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन बैंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्क्रॉल आउट करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक बढ़ाते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।